Yes, so today we are going to start your second special distribution because unit નું title જ આપણું એવું છે. It is some special probability distributions. So first special distribution that we have discussed last time, it was binomial distribution, and today we are going to discuss the second one, which is Poisson distribution. So just like binomial distribution, Poisson distribution also has a formula. See, in this unit, every distribution has its own formula. उनका खुद का एक फॉर्मूला है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करेगा. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था. व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? लेट्स रिकॉल दैट. चलो देखते हैं कितने लोगों को याद है. कौन बताएगा मुझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला? P of x. What was P of x for binomial distribution? Anyone can answer? NCX P raised to x into Q raised to n minus x. Correct. It is NCX into P power x into Q power n minus x. Now in your right hand side, whatever terms you have, those terms have certain meaning. जैसे यहां पर n की बात करें, what is n here? n is the number of trial. अब नंबर ऑफ ट्रायल मतलब क्या? जैसे मान लो अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा, एक बार टॉस करूंगा वो एक ट्रायल हुआ, दूसरी बार टॉस करूंगा दैट्स माय सेकंड ट्रायल, तीसरी बार टॉस करूंगा दैट्स माय थर्ड ट्रायल. तो यहां पर n जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? Yes, guys, give me 2 minutes. My laptop lost connection. I'll be back in 2 minutes. Yes, we are back now. So this was the formula of binomial distribution, where n is the number of trial. Then we have two more terms here, P and Q. Now what is this P and Q? P को हमने क्या बोला था binomial में? It is the probability of success. And what is Q? Q is the probability of failure. तो बाइनोमियल में हमने एक ये भी कंडीशन देखा था इसका कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तभी अप्लाई हो सकता है जब हमारे पास सिर्फ दो ही तरह के आउटकम हो, जिसमें से एक हो सक्सेस और एक होगा फेलियर. अब ये सक्सेस और फेलियर का डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है. जैसे मान लो मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड आना अगर मेरा सक्सेस है, तो अगर हेड नहीं मिलता दैट विल बी माय फेलियर. अगर मैंने डाई को रोल किया तो उसमें से अगर मेरा नंबर 4 आता है, वो अगर मेरा सक्सेस है,
तो उसके अलावा बाकी पांचों नंबर जो है दैट विल बी माय फेलियर. So in binomial distribution, there will be only two types of outcome. Either it is success or it is failure. और उन दोनों की कुछ ना कुछ probability होगी. That probability will be represented by P and Q. तो N, P और Q के अलावा एक ही चीज बचती है फॉर्मूला में, and that is your X. Now this X is your random variable. अभी बोला ना हमने कि भाई डिस्क्रीट के लिए दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बाइनोमियल और पॉइसन. तो ये जो x है वो यहां पर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. और x क्या रिप्रेजेंट करेगा? x विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सक्सेसेस. जैसे मान लो अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट में 10 बार रिपीट कर रहा हूं, मतलब कि 10 ट्रायल है मेरे, तो 10 में से मुझे 2 बार सक्सेस मिले, उसकी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इस फॉर्मूला में मुझे x इक्वल टू क्या लेना है? 2. If I need 5 success, then I need to take x equal to 5. If I need 10 success, I need to take x equal to 10. तो n ट्रायल में से कितनी सक्सेस मिलेगी? दैट नंबर विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेरिएबल x. तो ये इस पूरे फॉर्मूला का मीनिंग है. n विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ ट्रायल, x विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सक्सेसेस, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. So this is the formula of binomial distribution. ये binomial distribution का फॉर्मूला था. और binomial distribution कब अप्लाई होगा उसके कुछ कंडीशंस थे. 3 कंडीशन थे. एक बार फिर से मैं आपको याद करवा देता हूं वो 3 कंडीशन. What was the first condition? The first condition was like this: the number of trials should be fixed. मतलब कि मैं एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट करने वाला हूं वो पहले से फिक्स होना चाहिए कि भाई एक्सपेरिमेंट में 10 बार करूंगा, 15 बार करूंगा, 20 बार करूंगा. दैट नंबर शुड बी फिक्स्ड. और उसके साथ दूसरा पॉइंट ये भी था दैट ईच एंड एवरी ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. अब ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि हर एक ट्रायल में जो आउटकम मिलेगा वो दूसरे ट्रायल के आउटकम से इफेक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे मान लो मैं अगर कॉइन को टॉस करूंगा तो पहली बार में मुझे अगर हेड मिला, अब दूसरी बार जब मैं कॉइन टॉस करूंगा तो पहली बार मुझे हेड मिला हो, टेल मिला हो, उसका आउटकम दूसरे ट्रायल को कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा. मतलब हर एक ट्रायल में जो आउटकम है वो इंडिपेंडेंट है पिछले ट्रायल के आउटकम से. सो हर एक ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ये था पहला कंडीशन बाइनोमियल का. सेकंड कंडीशन ये था कि एक्सपेरिमेंट के 2 ही पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, जिसमें एक को हम बोलेंगे सक्सेस और दूसरे को हम लोग बोलेंगे फेलियर. तो बाइनोमियल का कंडीशन ये है कि जब 2 तरह के आउटकम मिल रहे हो तभी हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. और लास्ट तीसरा कंडीशन ये था कि हर एक ट्रायल में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है जो भी होगी वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर एक ट्रायल में सेम होनी चाहिए. जैसे मान लो अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो पहली बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. मान लो हेड आने को अगर मैं सक्सेस बोलूं तो यहां पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/2. सिमिलरली अगर दूसरी बार भी मैं कॉइन टॉस करता हूं उस केस में भी हेड आने के चांसेस तो उतने ही रहेंगे, 1/2, दैट मीन 0.5. तीसरी बार भी चांस उतने ही रहेंगे, चौथी बार भी उतने ही रहेंगे. मतलब जितनी बार भी मैं एक्सपेरिमेंट रिपीट करूंगा सक्सेस आने के चांसेस हर एक बार उतने ही रहेंगे, सेम 0.5. तो ये बाइनोमियल का तीसरा कंडीशन था. तो जब भी आप लोग एग्जाम में कोई वर्ड प्रॉब्लम देखोगे तो अगर ये 3 कंडीशन उसमें फुलफिल हो रहे हैं देन यू कैन गो विथ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तब जाके वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बनेगा. तो ये 3 जो थे ये बाइनोमियल के कंडीशन थे. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. उसके भी हम लोग कंडीशन देखेंगे ताकि हमको पता चले कि दोनों जो है उनके कंडीशंस कहां पर डिफरेंट है, ताकि उन दोनों को आइडेंटिफाई करने में हमको क्लैरिटी हो कि कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे वहां पर बाइनोमियल का एक फॉर्मूला था p of x, similarly we have formula for Poisson distribution also, and this is the formula. If x is your random variable,
then the formula of Poisson distribution is given by this: P of x is equal to e power minus lambda into lambda power x divided by x factorial. वहां बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर थे, एक था पैरामीटर n मतलब कि नंबर ऑफ ट्रायल, और दूसरा था p मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. अगर वो दो वैल्यू आपको पता है, then only you can use that formula. Similarly, in Poisson distribution we have only one parameter, और वो पैरामीटर कौन सा है इस फॉर्मूला में? That parameter is lambda. तो ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को यूज करना है किसी एग्जाम्पल के लिए, तो कौन सी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए? आपको लेम्बड़ा की वैल्यू पता होनी चाहिए, बिकॉज लेम्बड़ा इज द पैरामीटर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन. उसके अलावा जो दूसरा टर्म है एक्स, वो एक्स तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ सक्सेसेस. तो एक्स तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो आपका इनपुट रहेगा इस फॉर्मूला के लिए. बट ये फॉर्मूला यूज करने के लिए जो वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, वो वैल्यू कौन सी होगी? लेम्बड़ा की. सो हियर लेम्बड़ा इज द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. अब सवाल ये है कि ये फॉर्मूला जो है ये कैसे बना? बिकॉज ये जो फॉर्मूला है ना, इट इज कनेक्टेड विद द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला को ही थोड़ा मॉडिफाई करके ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है. इस फॉर्मूला को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस भी बोलते हैं. लिमिटिंग केस मतलब क्या? लिमिटिंग केस मतलब कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला पर कुछ सर्टेन लिमिट्स अप्लाई करके वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए उसको लिमिटिंग केस बोलते हैं. बट ये डिराइव कैसे होगा और कौन से लिमिट अप्लाई करने हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसका डेरिवेशन जो है वो आपको कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में, बट स्टिल जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पार्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द डेरिवेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. काफी सिंपल सा डेरिवेशन है, उसका स्टेप्स भी काफी सिंपल है. मैं आपको वन बाय वन सारे स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगा. अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई भी डाउट लगे, यू कैन आस्क एनी टाइम. सो सबसे पहले तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कंडीशंस क्या है वो एक बार देख लेते हैं. लेट्स सी. सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर फॉलोइंग कंडीशंस. सबसे पहला कंडीशन, the number of trials should be infinitely large. That means n tends to infinity. Now, see, condition के लिहाज से अगर देखें तो यहां पर वर्ड है infinitely large. बट infinitely large का मतलब ये नहीं है कि हर एक एग्जाम्पल में your n tends to will be infinity, हर एक बार वो infinity होगा, ऐसा नहीं होगा. Here infinitely large जो है, इसका मतलब आपके एग्जाम्पल के हिसाब से चेंज होता रहेगा. जैसे मान लो किसी एक्सपेरिमेंट में 1000 जो है वो काफी लार्ज नंबर है, तो उस केस में हमारा इन्फिनेटली लार्ज जो है दैट विल बी 1000. किसी एग्जाम्पल में ये भी होगा कि 6000 या 10000 ट्रायल्स हम लोग करेंगे, तो 6000 10000 जो है वो काफी लार्ज नंबर है, क्योंकि बाइनोमियल में हम लोग जो भी फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स ले रहे थे वो कितने थे? या तो 10 या 20 या 50, मोस्टली काफी फाइनाइट नंबर में थे और काफी छोटे थे. यहां पर पॉइसन में आप लोग जो नंबर ऑफ ट्रायल्स देखोगे वो नंबर्स आपको काफी बड़े देखने को मिलेंगे, और ये जो बड़ा नंबर है वो भी वेरी करता रहेगा आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर. कई बार क्या होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे कि जहां पर n इक्वल टू 100 भी काफी बड़ा नंबर कंसीडर होगा. तो यहां पर इन्फिनेटली लार्ज का मतलब ये नहीं कि हर एक बार वो इन्फिनिटी होगा. यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लार्ज नंबर होगा, और वो लार्ज की डेफिनेशन हर एक एग्जाम्पल के हिसाब से वेरी होती रहेगी. सो वो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लार्ज नंबर किस तरह का लार्ज नंबर है. सो दैट्स योर फर्स्ट पार्ट, दैट नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी वेरी लार्ज. देन सेकंड, यहां पर भी हमको दो ही तरह के आउटकम मिलेंगे, एक है सक्सेस और दूसरा फेलियर. और उसमें जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है P, दैट शुड बी very small मतलब p tends to 0. now this is very important factor in deciding the distribution. जब आप लोग एग्जाम्पल देखोगे इसका वर्ड एग्जाम्पल, तो इसमें ये जो दूसरा कंडीशन है ये
काफी इंपॉर्टेंट रहेगा डिसाइड करने में कि भाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है, अगर उसकी वैल्यू काफी छोटी होती है, इफ इट इज वेरी स्मॉल, देन वी हैव टू गो विथ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब छोटी मतलब क्या, अगर आप लोग बाइनोमियल के एग्जांपल अगर याद करो, वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हुआ करती थी, 0.1, 0.2, 0.5, मतलब कि 10%, 20%, 50%, लाइक दिस। तो 10%, 20%, 50%, इट्स अ वेरी बिग प्रोबेबिलिटी। मतलब 100% में से 50% अगर चांसेस हैं सक्सेस के, तो वो काफी बड़ी प्रोबेबिलिटी हुई। यहां पर छोटी प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, 1%, मतलब 0.01, या फिर उससे भी कम 0.001 या 0.0005, लाइक दिस। मतलब सक्सेस के चांसेस अगर बहुत छोटे हैं, अगर प्रोबेबिलिटी काफी स्मॉल है, देन आइडियली दैट एग्जांपल इज सुटेबल फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो दैट्स योर सेकंड कंडीशन। थर्ड वन, कि जो नंबर ऑफ ट्रायल है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें n इंटू पी, देन दैट n इंटू पी शुड बी एनी फाइनाइट वैल्यू। n इंटू पी जो है उसकी वैल्यू ऑलवेज फाइनाइट होनी चाहिए। और उस वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट वैल्यू वी विल रिप्रेजेंट बाय द पैरामीटर लेमड़ा। तो फॉर्मूला में वो जो हमारा पैरामीटर लेमड़ा है, वो एक्चुअली हमको किससे मिलेगा, वो हमको मिलेगा n इंटू पी लेने से। n इंटू पी मतलब, n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल और p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो लेमड़ा इज गिवन बाय द फॉर्मूला n इंटू पी। तो ये तीन कंडीशंस हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। सबसे पहला, n शुड बी वेरी लार्ज। सेकंड, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी छोटी होनी चाहिए। एंड थर्ड, n इंटू पी इज इक्वल टू लेमड़ा। बट चलो ये तो कंडीशंस हुए। हमारा तो क्वेश्चन ये था कि बाइनोमियल के फॉर्मूला को पॉइसन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो एक बार याद कर लेते हैं बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या था। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाइनोमियल का फॉर्मूला है एनसीएक्स इंटू पी पावर एक्स इंटू क्यू पावर एन माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इंफिनिटी। ये जो हमारा पहला कंडीशन है n टेंस टू इंफिनिटी, ये लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे बाइनोमियल के फॉर्मूला के ऊपर। तो ये लिमिट अप्लाई करने से ये जो बाइनोमियल का फॉर्मूला है दैट विल बी कन्वर्टेड टू पॉइसन फॉर्मूला। वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे कन्वर्ट होगा, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या क्या सिंप्लीफिकेशन हमको देने हैं वो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो बाइनोमियल का फॉर्मूला है, इसमें ये q वाले टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। What is the power of q here? The power of q is n minus x. So we can write q power n minus x as q power n divided by q power x. Because q का पावर माइनस x है, उसको अगर हम डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करें तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। सो इट इज q पावर x। अब यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास है q पावर x, और यहां पर अगर आप लोग देखो p का पावर भी क्या है, p पावर x, मतलब दोनों का सेम पावर है। तो हम उन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग p और q को क्या कर रहे हैं, कंबाइन। तो ये बन जाएगा p बाई क्यू होल पावर x इंटू क्यू पावर n। अब बाइनोमियल अगर डिस्ट्रीब्यूशन याद करें, वहां पर हमने देखा था कि p और q जो है, मतलब कि सक्सेस और फेलियर, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का अगर हम लोग एडिशन करें p प्लस q, तो उन दोनों का एडिशन जो है वो ऑलवेज हमको क्या मिलेगा, 1। So if p plus q is 1, then what should be my q? मेरा q क्या बन जाएगा, it will be 1 minus p। तो ये तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग q को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 माइनस p से। आई थिंक ये पीपीटी में लास्ट स्टेप जो है, मैंने पिछले सेशन में भी देखा था, लास्ट स्टेप इसमें आई थिंक ठीक से विजिबल नहीं हो रहा। सो जहां पर भी लास्ट स्टेप विजिबल नहीं होगा, आई विल राइट दैट ऑन योर स्क्रीन। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ इस तरह से है, विल कीप एनसीएक्स एज इट इज,
देन p बाई ये जो q है, q को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? विथ 1 माइनस p, देन होल पावर x इंटू अगेन q इज 1 माइनस p एंड द पावर इज n. सो योर लास्ट स्टेप इज दिस, हमने q को किससे रिप्लेस किया? 1 माइनस p से. तो अब तक का सिंप्लीफिकेशन तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, हमने सिर्फ p और q को कंबाइन किया और फिर हमने q को किससे रिप्लेस किया? 1 माइनस p से. तो अब तक तो कोई इतना डिफिकल्ट सिंप्लीफिकेशन है नहीं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो यहां तक हम लोगों को मिला था. नाउ अब इसके बाद आगे क्या करेंगे? हमने तीसरा कंडीशन जो देखा था वो क्या था? दैट लेमड़ा इज इक्वल टू n इंटू पी. लेमड़ा का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं? n इंटू पी. तो इसमें से अगर मैं p को सब्जेक्ट करूं तो मेरा p क्या बनेगा? p विल बी लेमड़ा डिवाइडेड बाई n. अब क्योंकि फॉर्मूला तो हमको लेमड़ा के फॉर्म में चाहिए पॉइसन का, तो हम लोग क्या करेंगे? इस p को लेमड़ा बाई n से रिप्लेस करेंगे ये वाले स्टेप में. ये अभी जो लास्ट हमको स्टेप मिला, इन दिस स्टेप वी विल रिप्लेस p विथ लेमड़ा डिवाइडेड बाई n. और लेमड़ा बाई n से रिप्लेस करने के साथ साथ ये जो NCX है इसको भी हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे. अब वो क्या क्या सिंप्लीफाई करेंगे? लेट्स सी. सबसे पहले यहां पर जितने भी स्टेप्स दिए हैं उन सबके सिंप्लीफिकेशन मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये वाले जो दोनों टर्म है इसमें हम लोग p को रिप्लेस कर देते हैं लेमड़ा बाई n से. तो हमको क्या मिल जाएगा? सबसे पहले टर्म में p जो है दैट विल बी लेमड़ा बाई n डिवाइडेड बाई 1 माइनस लेमड़ा बाई n, और उसका पावर क्या है हमारे पास? द पावर इज x. In the second bracket we have 1 minus, again we are replacing p with lambda by n and the power is n. Now what will be our next step? हम लोग क्या करेंगे? ये जो x पावर है वो हम दोनों को सेपरेटली अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. तो सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर है लेमड़ा बाई n, इसको अगर मैं x पावर अप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा? लेमड़ा पावर x डिवाइडेड बाई n power x, and we have 1 minus lambda by n whole power x, and again we have 1 minus lambda by n power n. अब ये पावर तो हमने सेपरेटली दे दिया. अब ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस लेमड़ा बाई एन होल पावर एक्स, और यहां पर भी सेम टर्म है 1 माइनस लेमड़ा बाई एन पावर एन. तो अगेन फिर से इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं. तो इन दोनों को कंबाइन करने से क्या बनेगा? ये वाला टर्म तो सबसे पहले एज इट इज रहेगा लेमड़ा बाई सॉरी डिवाइडेड बाई एन पावर एक्स, और इन दोनों को कंबाइन करने से क्या बनेगा? 1 माइनस लेमड़ा बाई एन. अब क्योंकि ये n पावर वाला टर्म न्यूमरेटर में है तो n पॉजिटिव ही रहेगा, और x को अगर हम ट्रांसफर करें न्यूमरेटर में तो ये हो जाएगा माइनस एक्स. तो यहां पर 1 माइनस लेमड़ा बाई n का पावर क्या हो गया? n माइनस एक्स. तो यहां तक का जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमको ये वाले स्टेप में दिख रहा है, एज यू कैन सी हियर, राइट. तो p इक्वल टू लेमड़ा बाई n सब्स्टिट्यूट करके इतना सिंप्लीफिकेशन देके फाइनली हमको ये वाला स्टेप मिला. अब इसके साथ साथ हमको और क्या करना है? हमको NCX को भी सिंप्लीफाई करना है. अब NCX को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? NCX जो है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? NCR का फॉर्मूला तो हमको याद है. NCR का फॉर्मूला क्या है? NCR इज इक्वल टू, इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. सो यूजिंग दी सेम फॉर्मूला हम लोगों को किसको एक्सपांड करना है? NCX को. सो व्हाट इज NCX? NCX will be n factorial then divided by x factorial into n minus x factorial. अब इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास n माइनस एक्स फैक्टोरियल है,
तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जो n फैक्टोरियल है उसको एक्सपांड करेंगे, बट कहां तक, सिर्फ n माइनस एक्स तक, ताकि n माइनस एक्स फैक्टोरियल जो है वो हम लोग इजीली कैंसिल कर पाए। तो ये जो n फैक्टोरियल है इन द न्यूमरेटर, इसको हम लोग इस तरह से एक्सपांड करेंगे, n देन n माइनस वन देन n माइनस टू, और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएंगे, n माइनस एक्स तक। बट x के आगे वाला टर्म कौन सा रहेगा, आगे वाला टर्म रहेगा n माइनस एक्स माइनस वन, एंड देन फाइनली लास्ट विल बी n माइनस x factorial, and this is divided by x factorial into n minus x factorial. Now this n minus x factorial will get cancel. तो ये कैंसिल होने के बाद बाकी क्या बचा, सिर्फ बाकी बचा n, n माइनस वन, n माइनस टू अप टू n माइनस एक्स माइनस वन, और डिनोमिनेटर में x फैक्टोरियल। तो यही चीज यहां पर हम लोगों ने मेंशन की है ये वाले स्टेप में। तो ये वाले स्टेप तक जितना भी सिंप्लीफिकेशन है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, यहां तक इतना कोई डिफिकल्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं था। अब इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, सी यहां पर हमारे पास एक टर्म है n पावर x, और यहां पर भी हमारे पास कुछ n वाले टर्म्स हैं। अच्छा, कोई मुझे बता पाएगा कि ये जो यहां पर मैंने टर्म लिखे हैं n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, ये टोटल कितने टर्म है, मतलब इसका काउंट, कैन एनीवन टेल मी ये काउंट कितना है, कोई बता पाएगा मुझे। टर्म सारे आपके सामने हैं ऑन योर स्क्रीन, आपको मुझे ये बताना है कि इसका काउंट कितना है, कितने टर्म है ये। सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। यस, केवल ने आंसर दिया है x, ओके, दैट्स करेक्ट आंसर। एंड वृंदा सेज n, नो वृंदा, n नहीं होगा, क्योंकि n तो हमारे पास ऑलरेडी वहां पर है, n तो कोई फिक्स नंबर है जो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं। एक बार देखो मैं तुमको काउंट करके दिखाता हूं कितने टर्म होंगे। सबसे पहले तो यहां पर हमारे पास n है। अभी चलो इस n को छोड़ दो, हम ये वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला टर्म है, राइट, दिस इज माय फर्स्ट टर्म। इसको मैं क्यों फर्स्ट टर्म बोल रहा हूं, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और यहां पर मेरे पास n माइनस वन है, तो ये दोनों मैच हो जाएंगे वन वन। फिर सेकंड टर्म वो मेरा n माइनस टू है, फिर थर्ड टर्म वो मेरा n माइनस थ्री होगा, फिर फोर्थ टर्म वो मेरा n माइनस फोर होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये जो लास्ट ब्रैकेट है ये कौन सा टर्म होगा, क्योंकि यहां पर वन था तो ये मेरा फर्स्ट टर्म था, यहां पर टू है तो ये मेरा सेकंड टर्म था। सिमिलरली यहां पर मेरे पास x माइनस वन है, तो ये मेरा कौन सा टर्म बना, दिस इज माई x माइनस वंथ टर्म, ये मेरा x माइनस वंथ टर्म हुआ। अब ये टोटल x माइनस वंथ टर्म हुए, इसके अलावा एक और टर्म हमारे पास है यहां पर n। तो अगर मैं x माइनस वन में एक और टर्म ऐड करूं तो इसका टोटल क्या हो गया मेरे पास x, मतलब यहां पर कुल मिलाकर कितने टर्म है मेरे पास, x टर्म्स हैं, राइट। तो मेरे पास x टर्म है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये इतनी फालतू सी चीज क्यों बता रहे हैं, ये तो देखकर ही पता चल रहा है कि यहां पर x टर्म है। उसका सिर्फ ये रीजन है कि यहां पर देखो हमारे पास एक टर्म है n पावर x। अब ये n पावर x का क्या मतलब हुआ, n पावर x मतलब जैसे हम बोलते हैं ना n स्क्वायर मतलब n इंटू एन, n क्यूब मतलब n इंटू एन इंटू एन, वैसे ही n पावर x का मतलब क्या होता है कि n इंटू एन हमको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, x टाइम्स। इसका मतलब यहां पर मेरे पास n जो है वो कितनी बार अवेलेबल है, x टाइम्स। अब ये देखो इंटरेस्टिंग चीज है, वहां पर मेरे पास x टर्म्स थे n वाले, और डिनोमिनेटर में मेरे पास n का पावर भी क्या है, x। मतलब हर एक टर्म के लिए मेरे पास सेपरेटली एक n अवेलेबल है डिनोमिनेटर में। तो मैं क्या करूंगा, इस हर एक n को मैं ये इंडिविजुअल टर्म से डिवाइड कर दूंगा। ये पहले n को मैं इस वाले n से डिवाइड कर दूंगा, फिर ये दूसरे n को मैं n माइनस वन से डिवाइड कर दूंगा, फिर तीसरे n को मैं n माइनस टू से डिवाइड कर दूंगा, और लास्ट n को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, ये वाले टर्म से। मतलब न्यूमरेटर के हर एक टर्म को मैं एक एक n से डिवाइड कर दूंगा।
अब ये डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो टर्म है n, उसको अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो n डिवाइडेड बाय n क्या हो गया, 1। तो ये 1 हम लोगों ने यहां पर मेंशन कर दिया। उसके बाद मेरे पास ब्रैकेट है n-1। अब इस n-1 को अगर मैं n से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, दोनों को अगर मैं सेपरेटली डिवाइड करूं तो n डिवाइडेड बाय n हो जाएगा 1, और ये मुझे मिलेगा 1/n। सो दैट इज माय सेकंड टर्म हियर, 1-1/n। उसी तरह से अगर मैं n-2 को n से डिवाइड करता हूं तो मेरा ब्रैकेट क्या मेरे बनेगा, इट विल बी 1-2/n। सिमिलरली तीसरा ब्रैकेट हो जाएगा 1-3/n। फोर्थ ब्रैकेट विल बी 1-4/n। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते व्हाट विल बी लास्ट ब्रैकेट, लास्ट ब्रैकेट विल बी 1-x-1 डिवाइडेड बाय n। तो फाइनली ये n पावर x को हर एक टर्म से इंडिविजुअली डिवाइड करने पर ये सारे ब्रैकेट्स हमको मिल गए, राइट। तो ये सिंप्लीफिकेशन जो है वो इस तरह से होगा। सो आई थिंक यहां तक के सिंप्लीफिकेशन में आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम लोग काफी डिटेल में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो यहां तक का स्टेप तो हमको मिल गया। नाउ इतना सिंप्लीफिकेशन देने के बाद नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू अप्लाई द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। वो क्वेश्चन का जो पहला कंडीशन था ना हमारा n टेंड्स टू इंफिनिटी, वो हम लोग इस स्टेप के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब ये लिमिट किसका है, लिमिट है n का, राइट। तो इसका मतलब हमको सिर्फ n वाले टर्म जो है उसी के ऊपर ये लिमिट अप्लाई करना है। अब देखो यहां पर कि n वाले टर्म कितने हैं, ये पूरा जो न्यूमरेटर है यहां पर, वो पूरा न्यूमरेटर n वाले टर्म से भरा पड़ा है। तो मतलब इन सब टर्म के ऊपर हमको लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा n टेंस टू इंफिनिटी। अब डिनोमिनेटर में यहां पर है x फैक्टोरियल, अब इसमें तो कहीं हमको x दिखाई नहीं दे रहा। सिमिलरली ये जो लेमड़ा पावर x है, इसमें भी कहीं भी हमको x नहीं दिखाई दे, सॉरी n नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये दोनों के ऊपर हमको लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों के अलावा बचा ये वाला टर्म 1-λ/n पावर n-x। अब यहां पर भी हमको n प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर भी हमको अप्लाई करना पड़ेगा n टेंस टू इंफिनिटी। तो हमको ये दो टर्म जो है ना, ये ब्रैकेट मतलब ये सारे न्यूमरेटर वाले टर्म, और दूसरा ये टर्म 1-λ/n पावर n-x, इन दोनों के ऊपर हमें अप्लाई करना है n टेंस टू इंफिनिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर लिमिट अप्लाई करने से क्या मिल रहा है वो सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये सारे ब्रैकेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म यहां पर कौन सा है मेरे पास, 1-1/n। So if I apply limit n tends to infinity on 1-1/n, then what should be my value? कोई बता पाएगा? काफी सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन है। 1-1/n पे अगर मैं n टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई करूं तो क्या वैल्यू होगा? Yes, anyone can answer. You can reply in chat box. What will be value of this limit? Yes, correct. It is 1. Why it is 1? Because it will be 1-1 upon infinity, and anything upon infinity will be 0. So it will be 1-0. That's why it is 1. Similarly, if I apply limit to 1-2/n, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करने से ये हो जाएगा 1-2/infinity। सो अगेन दिस ब्रैकेट विल गिव मी वैल्यू 1। तो इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जो लास्ट वैल्यू है हमारा 1-x-1 डिवाइडेड बाय n, इसके ऊपर भी अगर मैं n टेंस टू इंफिनिटी अप्लाई करूं तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1-0। अगेन दैट विल बी 1। दैट मींस यहां पर न्यूमरेटर में जितने भी टर्म है हमारे पास, जितने भी ब्रैकेट है, सबकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो न्यूमरेटर है वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करने से दैट विल बी कन्वर्टेड टू 1। उस पूरे न्यूमरेटर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो चलो वो तो काफी इजीली समझ में आ रहा है कि उसकी वैल्यू 1 होगी। इसके अलावा एक ही टर्म बाकी बचा, वो है ये वाला 1-λ/n पावर n-x। अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने से क्या वैल्यू मिलेगा, लेट्स सी। तो हमारे पास टर्म है यहां पर 1-λ/n पावर n-x।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिफोर वी अप्लाई लिमिट इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं. सो इट इज 1 माइनस लेमड़ा बाई एन पावर n इंटू 1 माइनस लेमड़ा बाई n पावर माइनस एक्स. चलो इन दोनों को सेपरेट करने के बाद नाउ लेट्स अप्लाई द लिमिट विच इज n टेंड्स टू इंफिनिटी. अब क्योंकि यहां पर दो टर्म है, दोनों को हम लोग सेपरेटली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. सो हियर इट विल बी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. What is first term? It is 1 minus lambda by n power n into, here it is limit n tends to infinity. It is 1 minus lambda by n power minus x. अभी सबसे पहले ये सेकंड टर्म की बात कर लेते हैं. इन सेकंड टर्म सिर्फ n वाला टर्म यहीं पर है. तो जैसे अभी हमने वो बाकी सारे ब्रैकेट्स का वैल्यू जैसे 1 निकाला था ना, वैसे इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. ये हो जाएगा 1 माइनस लेमड़ा अपॉन इंफिनिटी पावर माइनस एक्स. नाउ लेमड़ा अपॉन इंफिनिटी विल बी 0. सो ये हो जाएगा 1 पावर माइनस एक्स, और 1 का कोई भी पावर कर लो, उसका आंसर फाइनली क्या रहेगा, 1. तो इसका मतलब सेकंड टर्म जो है उसका तो वैल्यू इजीली हमको पता चल रहा है कि वो 1 मिलेगा. अब इसके अलावा बचा फर्स्ट टर्म. सो फॉर द फर्स्ट टर्म वी नीड टू रिकॉल वन फॉर्मूला फ्रॉम 11th एंड 12th साइंस. 11th 12th साइंस में ऐसा एक फॉर्मूला हुआ करता था. इट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. इट इज 1 प्लस a अपॉन n पावर n. एक ये फॉर्मूला हुआ करता था जब बीच में प्लस साइन हो, एंड सिमिलरली एक दूसरा फॉर्मूला भी हुआ करता था जहां पर बीच में माइनस साइन हो. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस a अपॉन n पावर n. तो चलो मैं इसका आंसर लिखूं इससे पहले लेट मी आस्क, किसी को ये फॉर्मूला याद है फ्रॉम 11th एंड 12th? ये लिमिट का फॉर्मूला है. किसी को याद है इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर किसी को याद है देन दे कैन पोस्ट द आंसर हियर इन कमेंट बॉक्स, या फिर माइक अनम्यूट करके भी आप लोग बता सकते हैं, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट. देयर आर 21 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दिस सेशन. तो 21 में से कोई तो एक ऐसा होगा जिसको ये 12th का फॉर्मूला याद होगा. पिछले सेशन में जब ये किसी दूसरे बैच में पढ़ा था, आई थिंक बी बैच में, तब आई थिंक उन लोगों को ये फॉर्मूला याद था. सो दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर बैच आल्सो, किसी को अगर ये फॉर्मूला याद हो तो. एनीवन? इवन कोई गैस भी कर लो, अगर गलत भी होता है क्या फर्क पड़ता है, ये कोई एग्जाम तो है नहीं कि आपके मार्क्स कटेंगे. क्या लग रहा है क्या होना चाहिए इसका वैल्यू? ओके, सो नो गैसेस एट ऑल. यस, चलो यश ने कुछ आंसर दिया है e पावर a, और मोहित एक्चुअली पूछ रहा है e रेज टू a क्वेश्चन मार्क. सो मोहित एंड यश, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट. दोनों फॉर्मूला जो है वो इस तरह से है. इसका आंसर हो जाएगा e पावर प्लस a, और अगर यहां पर माइनस साइन होता है देन इट्स आंसर इज e पावर माइनस a. सो प्लस या माइनस पावर जो है वो इस साइन के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्लस साइन है या माइनस साइन. और मोस्टली आप लोग ये फॉर्मूला इस फॉर्म में मोस्टली ज्यादातर यूज करते हैं जिसमें a का वैल्यू 1 होता है. 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर n, इसके ऊपर n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करें तो इसका आंसर होता है e. तो ज्यादातर आप लोग इस फॉर्मूला को इस वाले फॉर्म में यूज करते हो जिसमें a का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आपको शायद ये फॉर्मूला याद होने के चांसेस ज्यादा है. बट ये इसका जनरलाइज फॉर्म है. हियर a कैन बी एनीथिंग. तो हमारे केस में a का वैल्यू क्या है, लेमड़ा. तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा e पावर माइनस लेमड़ा, और दूसरे टर्म का वैल्यू तो हमको पता है कि 1 है. इसका मतलब 1 माइनस लेमड़ा बाई n पावर n माइनस एक्स पर अगर मैं ये लिमिट अप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, माय आंसर विल बी e पावर
माइनस लेमड़ा। सो लिमिट का आंसर क्या मिलेगा, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो चलो अभी लिमिट अप्लाई करके फाइनली देखते हैं कि बनता क्या है इससे। सो 1 माइनस लेमड़ा बाय एन के लिए ई पावर माइनस लेमड़ा मिलेगा, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। देन ये न्यूमरेटर के सारे टर्म का वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, after taking the limit n tends to infinity, finally your p of x is converted to this form. न्यूमरेटर के सारे वैल्यू 1 हो गए, ये वाला टर्म हो गया e पावर माइनस लेमड़ा, और लेमड़ा पावर x और x फैक्टोरियल तो एज इट इज वहां पर थे पहले से प्रेजेंट। सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बाइनोमियल का फॉर्मूला लेके स्टार्ट किया था, उसको सिंप्लीफाई करते गए हम लोग, फिर हमने p इक्वल टू लेमड़ा बाई n सब्स्टिट्यूट किया, और फाइनली हम लोगों ने लिमिट अप्लाई किया n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड वी गॉट दिस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्योंकि लिमिट अप्लाई करने से बाइनोमियल के फॉर्मूला को हमने कन्वर्ट किया था पॉइसन में, दैट्स व्हाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वो लिमिटिंग वर्ड जो अभी बोला था ना मैंने पिछले स्लाइड में, वो इसलिए क्योंकि लिमिट अप्लाई करने से वो कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स वाई। सो अभी ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम्पल में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, राइट। और इस फॉर्मूला में x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, क्योंकि x जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, x रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ सक्सेस। अब नंबर ऑफ सक्सेस 0 भी हो सकती है, तो ऑलवेज x का स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो क्या रहेगा, 0। और दूसरा इसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है इट इज वेरी लार्ज, तो हमको पता नहीं है कि नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो कहां तक जाएगा, इसलिए हम लोग उसको कहां तक नोट कर रहे हैं, इंफिनिटी तक। तो x का वैल्यू कहां तक जाएगा वो हमको पता नहीं रहेगा, वो तो एग्जांपल में हमको जो डेटा दिया जाएगा उसके ऊपर से डिसाइड होगा। बट x का स्टार्टिंग वैल्यू फिक्स्ड है, स्टार्टिंग वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा, x का 0। सो x विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल गो टिल इंफिनिटी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला अगर आप लोग चाहो तो बुक में नोट भी कर लेना, क्योंकि एग्जांपल में जहां पर भी जरूरत पड़ेगी आई विल आस्क दिस फॉर्मूला टू एनीवन, राइट। सो नोट डाउन दिस फॉर्मूला। वैसे इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं याद रखने में, सिंपल सा फॉर्मूला है, e पावर माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, राइट। सो आफ्टर दिस फॉर्मूला, जैसे बाइनोमियल के लिए हम लोगों ने उसका मीन वैल्यू क्या था, उसका वेरिएंस क्या था, मोड क्या था, रेकरेंस रिलेशन क्या था, वो सब चीजें डिस्कस की थी। सिमिलरली वही सारी चीजें हम लोग पॉइसन के लिए भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी डिस्कस, ये पॉइसन के कंडीशंस जो है ना, एक बार फिर से ये पूरा डेरिवेशन करने के बाद एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कंडीशंस को। व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ पॉइसन अप्रोक्सीमेशन? सबसे पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ओनली, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूशन किस वेरिएबल के लिए है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए। सेकंड, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है n, इट शुड बी वेरी लार्ज। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो काफी बड़ा होना चाहिए n का वैल्यू। थर्ड कंडीशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इज वेरी स्मॉल, राइट, 0.001 या 0.0001, एनीथिंग, बट शुड बी वेरी स्मॉल वैल्यू। फोर्थ वन, लेमड़ा जो है, लेमड़ा का फॉर्मूला है n इंटू पी, एंड दिस n इंटू पी शुड बी फाइनाइट वैल्यू। n इंटू पी का वैल्यू जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। एंड लास्ट वन, अब ये लास्ट एक्चुअली जो है वो कंडीशन नहीं है, उसको एक्चुअली आप प्रॉपर्टी के तौर पे देख सकते हो। व्हाट इज फिफ्थ वन? द अकरेंसेस आर रेयर। यहां पर अकरेंसेस का मतलब है सक्सेस, मतलब सक्सेस होने के चांसेस जो है वो काफी कम है, मतलब कि रेयर है। और ये चीज काफी जस्टिफाइड भी है, क्योंकि हम लोग तीसरे कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी छोटी रहेगी। छोटी मतलब अगर मैं बोलूं कि 0.01 मतलब कि 1% चांसेस है, अगर मैं 0.001 बोलूं मतलब 1000 में से एक बार होने के चांसेस हैं, तो इसका मतलब यहां पर सक्सेस जो है वो काफी कम देखने को मिलेगा, अकरेंसेस जो है वो काफी रेयर होंगे। सो that's why we have given here occurrences are very rare.
राइट। तो ये सारे कंडीशंस हैं, ये सारे कंडीशंस आपको दिमाग में रखने हैं जब भी आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। अब हम लोग वो मीन मीडियन में आगे जाए उससे पहले लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स कि किस तरह के ऐसे एग्जांपल्स हैं जो पॉइसन के लिए सूटेबल हैं। तो इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा कि भाई इस तरह के एग्जांपल्स में हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी गिव यू फ्यू रियल लाइफ एग्जांपल्स। राइट, सबसे पहले फर्स्ट वन, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय अ रेप्यूटेड कंपनी। तो मान लो अगर ऐसा कोई एग्जांपल है आपके सामने जिसमें डिफेक्टिव बल्ब की बात हो रही है एंड वी आर मेंशनिंग हियर दैट द कंपनी इज रेप्यूटेड। अब मान लो बल्ब डिफेक्टिव है, उसको अगर मैं अपना सक्सेस बोलूं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या लगती है आपको? क्योंकि कंपनी रेप्यूटेड है तो ऑब्वियसली उसके प्रोडक्ट जो हैं वो काफी अच्छे होंगे। अब अगर वो अच्छे हैं तो डिफेक्टिव होने के चांसेस बहुत कम है। जैसे मान लो रेप्यूटेड कंपनी, फॉर एग्जांपल एप्पल ले लो। एप्पल अपने जो प्रोडक्ट बनाती है उनकी क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, राइट। उनके चाहे स्मार्टफोन ले लो या उनके लैपटॉप ले लो, राइट, दे आर हैविंग रियली गुड क्वालिटी, राइट। उनके डिफेक्टिव होने के चांसेस जो है वो काफी कम होते हैं। तो क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रही है इसलिए तो वो रेप्यूटेड कंपनी है। तो अगर रेप्यूटेड कंपनी है तो डिफेक्टिव होने के चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब डिफेक्टिव बल्ब होने को अगर हम सक्सेस बोलें तो यहां पर हमारे सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी छोटी हो जाएगी। तो अगर प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी है देन दिस काइंड ऑफ एग्जांपल वी कैन डील विथ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लेके हम लोग कर सकते हैं। फिर जैसे हम लोग बोले टेलीफोन कॉल्स पर मिनट, देन नंबर ऑफ कार्स पासिंग अ सर्टेन पॉइंट इन 1 मिनट। अब एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो कोई सुनसान पॉइंट कंसीडर करो। क्योंकि अगर मान लो किसी बड़े मेट्रो सिटी में कोई अगर पॉइंट कंसीडर करोगे वहां पर तो 1 मिनट में बहुत ज्यादा कार पास होंगी। तो यहाँ पर एक्चुअली ये आई मेंशन हियर कि हम लोग यहाँ पर जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो काफी सुनसान सा पॉइंट है। वहां पर 1 मिनट में कभी कभी तो हार्डली एक कार पास होगी या एक भी कार पास नहीं होगी। तो यहाँ पर 1 मिनट में कितनी कार पास होती है उसको अगर हम हमारा सक्सेस बोलें तो यहाँ पर सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी छोटी सी मिलेगी, ठीक, वो बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा हमको। तो इस तरह का अगर कोई सिनारियो होता है तो वो भी हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। देन फोर्थ, नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज इन अ लार्ज टेक्स्ट। जैसे मान लो मेरे पास 4000 पन्नों का अगर कोई बुक है तो ऑब्वियसली 4000 पन्नों में अगर प्रिंटिंग मिस्टेक की बात करूं तो कितनी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी? काफी बहुत कम। अगर मान लो 50 मिस्टेक भी हैं 4000 पन्नों में तो अगर मैं उसमें से कोई भी एक पेज रैंडमली चूज करूं तो उस पर अगर मुझे मिस्टेक मिले उसके चांसेस कितने? ऑब्वियसली बहुत ही कम चांसेस मिलेंगे। 4000 पन्नों में 50 मिस्टेक, तो ऑब्वियसली सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या हो जाएगी? काफी छोटी सी। दैट्स व्हाई दी प्रोबेबिलिटी विल बी वेरी स्मॉल हियर। तो ये भी सुटेबल एग्जांपल हो जाता है फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और पांचवा केस, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न ब्लाइंड पर ईयर इन अ लार्ज सिटी। अब ऑब्वियसली जब मैं बोल रहा हूं कि लार्ज सिटी तो काफी बड़ी पॉपुलेशन होगी और वहां पर एक साल में बहुत सारे लोग जन्म लेते होंगे, राइट। मान लो कि एक साल में 10,000 लोग पैदा हुए, तो जरूर तो नहीं है कि 10,000 में से सब लोग ब्लाइंड ही पैदा हो। कितने लोग ऐसे होते होंगे जो 10,000 में से ब्लाइंड पैदा हो? काफी कम। 10,000 में से हार्डली हो सकता है एक आध आदमी जो है वो ब्लाइंड पैदा हो, राइट। तो इस केस में अगर हम ब्लाइंड पैदा हो उसको अगर हम सक्सेस बोले तो हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी काफी छोटी हो जाती है, राइट। 10,000 में से सिर्फ एक, सो इट हैज अ वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह का कोई अगर केस है तो अगेन ये भी किसके लिए सुटेबल हो जाता है? फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको पता चले कि आपको जब आइडेंटिफाई करना होगा एग्जाम में क्वेश्चन को तो आपको किस चीज पे फोकस करना है। आपको फोकस इस चीज पे करना है कि आपका जो भी सक्सेस है उस एग्जाम्पल में आप देखो कि वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर बहुत छोटी होती है देन आइडियली यू शुड गो विथ पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लार्ज प्रोबेबिलिटी है मतलब 10%, 20%, 30% या 50%, 0.5, तो फिर हम लोग बाइनोमियल लेके कर सकते हैं। बट इफ इट इज वेरी स्मॉल प्रोबेबिलिटी तो वो ज्यादा सुटेबल किसके लिए हो जाता है? पॉइसन के लिए।
तो सबसे पहले तो ये देख लो कि प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत छोटी है। फिर दूसरी चीज ये भी देख लो कि नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो काफी बड़ा नंबर होना चाहिए, इट शुड बी वेरी लार्ज, जैसे 10,000 या 4,000 6,000। अगर नंबर ऑफ ट्रायल कोई बहुत लार्ज नंबर है तो भी ये एग्जांपल किसके लिए सूटेबल हो जाता है, पॉइसन के लिए, राइट। तो ये चीज समझाने के लिए मैं क्यों इतना ज्यादा टाइम दे रहा हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन आपको इतना बॉदर नहीं करेगा जितना आइडेंटिफिकेशन पार्ट आपको बॉदर करेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मैं बाइनोमियल से करूं या ये क्वेश्चन मैं पॉइसन से करूं। तो अगर आपको दोनों का डिफरेंस पता है, दोनों के कंडीशंस पता है, तब जाके आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। दैट्स वाई ये वाले स्लाइड पे इतना ज्यादा टाइम मैंने दिया है। तो जब एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग रियल वर्ड एग्जाम्पल्स, उसके उस टाइम पे फिर से एक बार यही चीज हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। सो उस टाइम पे इट विल बी मोर क्लियर कि कैसे आइडेंटिफाई करना है वो। सो आफ्टर द कंडीशंस नाउ लेट्स गो टू मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल के लिए वो सारी चीजें डिराइव की थी, वैसे ही यहां पर भी हम लोग डिराइव करेंगे। अगेन सी डेरिवेशन पार्ट, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू इन एग्जामिनेशन कि भाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे डिराइव होता है, वो डिराइव करके दिखाओ, राइट। वो आपको कोई नहीं पूछने वाला, बिकॉज दैट इज प्योर थियोरेटिकल पार्ट। और आप लोगों का जो मैथमेटिक्स है दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो आप लोगों का कंसर्न क्या होना चाहिए कि भाई मीन वैल्यू कैसे मिला, दैट्स नॉट योर कंसर्न, बट ये मीन वैल्यू कैसे और कहां पर अप्लाई होगा, दैट शुड बी योर कंसर्न। बट क्योंकि डेरिवेशन इसका वैसे इतना टफ तो है नहीं, डेरिवेशन मैंने पीपीटी में देख के रखा है। अगर किसी को मतलब क्यूरियोसिटी हो कि भाई ये कैसे मिल रहा है, तो वो लोग पीपीटी में उसका प्रूफ देख सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप लोग अगर उसको एक बार देख लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो अगेन वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम हियर फॉर डेरिवेशन, आई एम गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स डायरेक्टली। आपको सिर्फ वो रिजल्ट्स याद रखने हैं फॉर द एग्जांपल्स। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मीन की, मीन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन हम कैसे निकालते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? द मीन इज गिवन बाय ई ऑफ एक्स, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई ऑफ एक्स? इट इज समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। अब ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा? जो भी पी ऑफ एक्स में यहां पर यूज करूंगा ये उसका मीन हो जाएगा। अब यहां पर पी ऑफ एक्स में अगर मैं बाइनोमियल का फॉर्मूला रखता हूं तो ये मुझे बाइनोमियल का मीन कैलकुलेट करके देगा। इस पी ऑफ एक्स में अगर मैं पॉइसन का फॉर्मूला डालता हूं तो ये मुझे किसका मीन कैलकुलेट करके देगा? पॉइसन का। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स जो है वो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ई पावर माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। तो पॉइसन का फॉर्मूला यूज करके अगर मैं ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरा मीन वैल्यू तो होगा, बट वो मीन वैल्यू किसका होगा? मेरा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर मीन। इट इज ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू पी एक्स। फिर हमने पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, ई पावर माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। एंड फाइनली आफ्टर ऑल दिस सिंप्लीफिकेशन लास्ट में हमको जो वैल्यू मिल रहा है दैट वैल्यू इज लेमड़ा। तो ये तो सिंपली हमारा जो पैरामीटर था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का वही हमारा मीन वैल्यू हो गया। सो व्हाट इज आवर मीन वैल्यू हियर? द मीन वैल्यू इज ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा। तो ये चीज एमसीक्यू के लिए बहुत काम में आ सकती है। अगर आपको कोई पूछे कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन वैल्यू क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज लेमड़ा। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ये आप लोगों को याद रखनी है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। देन उसके बाद सेकंड चीज जो है वो है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला अगर याद करें, यूनिट 1 में ये सारे फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वैसे तो वेरिएंस ऑफ एक्स का जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर। बट इसी जनरल फार्मूला को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके उसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी बना के रखा था। वो मॉडिफाइड वर्जन क्या था? इट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस म्यू स्क्वायर। इस तरह का कुछ आई थिंक फॉर्मूला था। सो ये मॉडिफाइड वर्जन जो है इसका, इसको यूज करेंगे हम लोग यहां पर। और इसमें जहां पर भी हमको पी ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वो पी ऑफ एक्स हम लोग कौन सा यूज करेंगे, पॉइसन वाला। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। और इसमें जहां पर भी पी ऑफ एक्स है वहां पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, ई पावर माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। एंड अगेन आफ्टर ऑल दी सिंप्लीफिकेशन फाइनली हमको जो वैल्यू मिल रहा है, दैट वैल्यू इज, आई थिंक इसमें लास्ट स्टेप विजिबल नहीं हो रहा, सो आई एम राइटिंग द वैल्यू हियर, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आफ्टर ऑल दी सिंप्लीफिकेशन जो वेरिएंस का वैल्यू मिलेगा दैट इज अगेन लेमड़ा। सो वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन लेमड़ा। मतलब कि यहां पर मीन और वेरिएंस दोनों के वैल्यू हमको क्या मिल रहे हैं, सेम। ये तो अच्छा हो गया, चलो याद रखने में हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, दोनों के वैल्यू सेम है। इसका मीन भी लेमड़ा है और इसका वेरिएंस भी लेमड़ा है। अब वेरिएंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमको पता है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये जो वेरिएंस का वैल्यू अभी हमको मिला, बस इसी का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने से हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बनेगा, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ लेमड़ा। तो तीन वैल्यू हो गया अभी याद रखने के लिए। पहला कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वैल्यू जो है वो है लेमड़ा। फिर दूसरा है वेरिएंस, वेरिएंस का वैल्यू भी लकीली है लेमड़ा। और तीसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ लेमड़ा। सो दीज आर दी थ्री वैल्यूज फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आफ्टर दिस थ्री वैल्यू अब एक चीज बाकी बचती है, वो है मोड वैल्यू। तो मोड जो है, मोड का अगर हम डेफिनेशन याद करें, मोड मतलब क्या, मोड मतलब ऐसा एक्स का वैल्यू जिसके लिए प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो। अब अगर आप लोग याद करो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आप लोगों को पूरा एक चार्ट दिया था, जिस चार्ट में हम लोगों ने n+1 इंटू पी, इसकी वैल्यू यूज करके हम लोगों ने मोड वैल्यू डिसाइड किया था कि भाई n+1 इंटू पी कैलकुलेट करो। फिर ये n+1 इंटू पी जो है वो इंटीजर है या नॉन इंटीजर, इसके ऊपर से मोड डिसाइड होगा। और एक मोड मिलेंगे या दो मोड, ये भी इसके ऊपर डिपेंडेंट था कि इंटीजर है कि नॉन इंटीजर। तो जिस तरह से बाइनोमियल में हम लोगों ने एक पूरा चार्ट देखा था n+1 इंटू पी के लिए, सिमिलरली यहां पर भी हम लोगों को दो केस में मोड वैल्यू मिलेंगे। बट यहां पर n+1 इंटू पी की जगह पे जो वैल्यू हम लोग यूज करेंगे वो वैल्यू है लेमड़ा। यहां पर जो दो केस हैं वो केस इस तरह से है। सबसे पहला केस कि अगर लेमड़ा का वैल्यू इंटीजर है तो इस केस में हम लोगों को दो मोड वैल्यू मिलेंगे। और जब भी किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दो मोड वैल्यू मिलते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को बाई मॉडल कब बोला जाएगा, जब उसके लिए दो मोड मिल रहे हो। और अगर उसके लिए एक ही मोड मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनी मॉडल। तो ये यूनी मॉडल और बाई मॉडल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको एक मोड वैल्यू मिल रहा है या फिर दो मोड वैल्यू मिल रहे हैं। अगर एक मोड वैल्यू मिलेगा तो उसे बोलेंगे यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर दो मोड वैल्यू मिलेंगे तो उसे हम बोलेंगे बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सबसे पहला जो केस है जिसमें हमको बोला गया है कि लेमड़ा इंटीजर है। तो अगर लेमड़ा इंटीजर होता है तो इस केस में हमको दो मोड वैल्यू मिलेंगे, दैट मींस द डिस्ट्रीब्यूशन इज बाई मॉडल। और ये दो मोड वैल्यू कौन से होंगे, वो दो मोड वैल्यू होंगे हमारे लेमड़ा एंड लेमड़ा -1। मतलब कि एक तो लेमड़ा खुद और एक उससे एक आगे की वैल्यू, आगे की वैल्यू मतलब लेमड़ा -1। तो अगर लेमड़ा इंटीजर होता है तो हमारे दो मोड वैल्यू कौन से होंगे, एक तो लेमड़ा खुद और दूसरा हो जाएगा लेमड़ा -1। नाउ केस नंबर टू, केस नंबर टू क्या है कि अगर हमारा लेमड़ा जो है वो अगर नॉन इंटीजर है तो इस केस में हमको एक ही मोड वैल्यू मिलेगा। और वो मोड वैल्यू कौन सा होगा, दैट मोड वैल्यू विल बी द इंटीजर बिटवीन लेमड़ा एंड लेमड़ा -1। वो एक्चुअली यहां पर लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, बट आई थिंक द लास्ट लाइन इज नॉट प्रॉपरली विजिबल।
तो मैं आपको यहां पर सेपरेटली यहां पर दे रहा हूं कि अगर लेमड़ा नॉन इंटीजर होता है तो हम लोगों को क्या करना है, लेमड़ा और लेमड़ा माइनस वन, इन दोनों के बीच एक ही इंटीजर हो सकता है दोनों के बीच, और वो एक इंटीजर जो होगा दैट विल बी योर मोड वैल्यू। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आपका लेमड़ा का वैल्यू है 3.5, तो ऑब्वियसली ये नॉन इंटीजर वैल्यू हुआ। तो अगर लेमड़ा 3.5 है तो लेमड़ा माइनस वन क्या हो जाएगा, लेमड़ा माइनस वन विल बी 2.5। तो ये 2.5 और 3.5 के बीच में कौन सी इंटीजर वैल्यू आएगी, 2.5 से अगर हम 3.5 की ओर जाते हैं तो इन दोनों के बीच एक ही इंटीजर वैल्यू आ सकता है, वो है 3। तो ये 3 जो है ये आपका हो जाएगा मोड वैल्यू। तो जब भी हमारा लेमड़ा नॉन इंटीजर रहेगा तो उसमें हम लोग मोड वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेमड़ा और लेमड़ा माइनस वन के बीच जो भी हमारा एक इंटीजर प्रेजेंट रहेगा वो इंटीजर हमारा मोड वैल्यू हो जाएगा। और क्योंकि यहां पर एक ही मोड वैल्यू मिलेगा, दैट्स वाई ये सेकंड केस जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगेन यहां पर भी मोड के लिए हमारे पास दो केस है। पहला केस, अगर इंटीजर है तो दो मोड मिलेंगे, लेमड़ा और लेमड़ा माइनस वन। दूसरा केस, अगर लेमड़ा नॉन इंटीजर है तो लेमड़ा और लेमड़ा माइनस वन के बीच का जो इंटीजर है दैट विल बी योर मोड वैल्यू। सो दिस इज द डिस्कशन रिलेटेड टू मोड। चलो, अब तक हम लोगों ने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन देखा, वेरिएंस देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, और फाइनली हम लोगों ने मोड देखा। ये चारों में किसी को कोई भी डाउट या क्वेरी है? अब तक ये चार चीजें हमने जो डिस्कस की उसमें किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है? Right, I can see that there are 21 students present here in this session and I need all 21 replies in the chat box, ताकि मुझे पता चले कि आप सब लोग सेशन में प्रेजेंट हो। राइट, मुझे पूरे 21 रिप्लाई चाहिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लियर है कि नहीं। प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स क्विकली। चलो, ओके, वेरी गुड, आई थिंक सबको क्लियर है। सो अब तक का जो थियरी कंटेंट है उसमें अभी एक ही चीज बाकी बची, दैट इज रेकरेंस रिलेशन। जैसे रेकरेंस रिलेशन हम लोगों ने बाइनोमियल के लिए देखा था, वैसे ही रेकरेंस रिलेशन जो है पॉइसन के लिए भी है। वो हमारा लास्ट थियरी पार्ट है, उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज रेकरेंस रिलेशन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो रेकरेंस मतलब क्या, आई थिंक मैंने बाइनोमियल के टाइम पे आपको बताया था, रेकरेंस मतलब रीअकरेंस। अब ये रीअकरेंस मतलब क्या, मान लो कि मैं अगर कोई भी मेरे पास एक फॉर्मूला है, तो अगर मैं पी ऑफ एक्स प्लस वन को अगर उसके पिछले वैल्यू मतलब कि पी ऑफ एक्स के फॉर्म में अगर मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, देन दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन। और जरूरी नहीं है कि हर बार एक्स प्लस में और एक्स ही हो, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से यहां पर कुछ भी मेरे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है के, एंड पी ऑफ एक्स माइनस वन। तो किसी भी फॉर्मूला में अगर मैं एक्स प्लस वन टर्म को अगर मैं एक्स टर्म के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकता हूं, देन दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन। इस तरह के कॉम्बिनेशन को या रिलेशन को रेकरेंस रिलेशन बोलते हैं। अभी इसी तरह का कुछ कनेक्शन हमको पॉइसन के लिए भी चाहिए, देखते हैं। उसका डेरिवेशन भी यहां पर देके रखा है। अगेन इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ पी ऑफ एक्स? पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला जो है इट इज ई पावर माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। अब हमको रिलेशन किन दोनों के बीच में चाहिए, पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स प्लस वन। तो ये हो गया मेरा पी ऑफ एक्स प्लस वन। कैसे मिला, इस फॉर्मूला में एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस करने से। सो दिस इज माई पी ऑफ एक्स प्लस वन। अब उन दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई टेक रेशियो ऑफ बोथ, मैं दोनों का रेशियो निकालूंगा, पी ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि जो कॉमन टर्म है दोनों में वो कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली हम दोनों दोनों के बीच में हमको कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश होता हुआ दिखेगा। तो चलो, ये है मेरा पी ऑफ एक्स प्लस वन जो यहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया है।
इनटू मल्टीप्लिकेशन में ये क्या है, ये एक्चुअली है 1/p(x). अब p(x) की वैल्यू तो ये वाली है, तो हमने क्या किया, हमने इसको डायरेक्टली रेसिप्रोकल करके लिखा है, क्योंकि p(x) कहां पर है, डिनोमिनेटर में। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय e पावर माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा पावर x। अब ये e पावर माइनस लेमड़ा तो दोनों में कॉमन है, वो कैंसिल हो गया। अब इस लेमड़ा पावर x प्लस 1 को हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे लेमड़ा पावर x इंटू लेमड़ा। तो ये जो लेमड़ा पावर x है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा विद दिस डिनोमिनेटर। देन यहां पर डिनोमिनेटर में जो x प्लस 1 फैक्टोरियल है उसको हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स फैक्टोरियल। तो ये जो x फैक्टोरियल है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये जितने भी कैंसिल होने, न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही टर्म बाकी बचेगा, दैट विल बी लेमड़ा, एंड इन डिनोमिनेटर विल हैव ओनली वन टर्म x प्लस 1। तो फाइनली ये जो रेशियो हमको मिला वो क्या मिला, लेमड़ा डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो p ऑफ x है डिनोमिनेटर में उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यहां पर इन दी राइट हैंड साइड। तो फाइनली हमको क्या फॉर्मूला मिला, p ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू लेमड़ा डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू p ऑफ x। सो दिस इज द रेकरेंस रिलेशन, ये हमारा रेकरेंस रिलेशन हुआ। सो दिस इज कॉल्ड रेकरेंस रिलेशन फॉर बाइनोमियल, सॉरी नॉट बाइनोमियल, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगेन ये रिलेशन या ये जो फॉर्मूला है ये भी आप लोगों को याद रखना है, इसको भी हम लोग यूज करेंगे एग्जांपल्स में। अब सवाल ये है कि रेकरेंस रिलेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो इसका यूज हम लोग कहां पर कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी एग्जांपल में आपको p ऑफ 0, फिर p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, इस तरह के आपको 3-4 वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसका फॉर्मूला लेंगे p ऑफ x का। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, p ऑफ x इज इक्वल टू e पावर माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, लेमड़ा तो हमारा पैरामीटर है, वो तो हमको पता चल जाएगा क्वेश्चन में। अब p ऑफ 0 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला में x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, p ऑफ 0 का वैल्यू। अब p ऑफ 0 एक बार मुझे मिल गया, उसके बाद p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3 निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे अभी। पहला ऑप्शन क्या, कि ये जो मेरा p ऑफ x का फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला में मैं x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, फिर मैं कैलकुलेटर यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर दूं, मेरा p ऑफ 1 मिल गया। फिर मैं x इक्वल टू 2 डाल दूं इसमें, फिर x इक्वल टू 3 डाल दूं, तो 3 बार कैलकुलेशन करके मुझे तीनों वैल्यू मिल जाएंगे। बट अगर ये नहीं करना हो तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है रेकरेंस रिलेशन। अब रेकरेंस से मुझे अगर p ऑफ 1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें x इक्वल टू 0 डालूंगा इस फॉर्मूला में, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, p ऑफ 1, फिर ये हो जाएगा लेमड़ा डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 दैट इज 1 इंटू p ऑफ 0। अब p ऑफ 0 तो ऑलरेडी यहां पर हमने कैलकुलेट करके रखा है, तो मुझे p ऑफ 0 को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, लेमड़ा से, बस काम हो गया, मुझे p ऑफ 1 का वैल्यू मिल गया। अब सोचो इन दोनों में से कौन सा कैलकुलेशन इजी है, आप इसमें x इक्वल टू 1 डालोगे तो ये हो जाएगा e पावर माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो इजीली कर ही लोगे, बट ये कैलकुलेशन देखो और ये कैलकुलेशन देखो, इसमें एक सादा सा सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं, ना तो ई का कोई पावर करना है ना तो लेमड़ा का पावर करना है, कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। सो अगर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेकरेंस रिलेशन का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा कम टाइम लेगा कंपेयर टू द फॉर्मूला ऑफ p ऑफ x। बट कम टाइम मतलब इतना ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ेगा, 5 या 10 सेकंड का फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो चाहे आप लोग फॉर्मूला से करो या रेकरेंस रिलेशन से करो, आंसर तो सेम ही मिलने वाले हैं, बट ऑप्शन हमारे पास दो हो जाएंगे। तो कभी कभी क्या होगा कि रेकरेंस से अगर हमारा काम इजीली हो जाता है तो हम लोग रेकरेंस रिलेशन यूज करके सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसीलिए ये फॉर्मूला याद रखना भी काफी जरूरी है। सो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेकरेंस रिलेशन। अगर याद ना रहे तो आप लोग बुक में नोट कर लो कहीं पर इसको, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस। वैसे तो इजी है, इट्स नॉट दैट मच टफ टू रिमेंबर।
सो फाइनली दिस वाज द लास्ट थियरी कंसेप्ट जो हमको डिस्कस करना था. नाउ फाइनली वी आर इन पोजीशन टू स्टार्ट द एग्जांपल्स. अब फाइनली हम लोग एग्जांपल्स स्टार्ट कर सकते हैं. वैसे ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है. टोटल इसमें पीपीटी में 6 एग्जांपल्स मैंने रखे हैं. तो 6 में से जितने भी एग्जांपल्स अभी डिस्कस कर पाएंगे हम लोग उतने करेंगे. बाकी जो भी बच जाते हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मतलब कि कल डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसका प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे. तो चलो देखते हैं आज कितने एग्जांपल्स हो पाते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जांपल. So this is my first example. If the mean of Poisson variable is 1.8, then find value of p of x greater than 1, then p of x equal to 5 and p of 0 less than x less than 5. अब सबसे पहला चैलेंज क्या होता है कि भाई डिसाइड करना कि ये क्वेश्चन किस डिस्ट्रीब्यूशन का है. लकीली इसमें तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है दैट द वेरिएबल इज पॉइसन वेरिएबल, राइट. तो ये तो काफी क्लियरली मेंशन्ड है कि ये एग्जांपल हमको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लेके करना है, राइट. अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लेके करना है मतलब हमको पॉइसन का जो फॉर्मूला है p ऑफ x इक्वल टू e पावर माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है. अब ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज कर सकते हैं व्हेन वी हैव द वैल्यू ऑफ लेमड़ा. जब लेमड़ा की वैल्यू मतलब कि पैरामीटर की वैल्यू अगर हमारे पास है देन एंड ओनली देन वी कैन यूज दैट फॉर्मूला. अब वो वैल्यू हमको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही दी होगी, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली अगर दी होगी तो उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट. तो अभी इस क्वेश्चन में हमको क्या डेटा दिया गया है लेमड़ा निकालने के लिए. यहां पर हमको ये बोला गया है दैट द मीन वैल्यू ऑफ पॉइसन वेरिएबल इज 1.8. तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मीन वैल्यू जो है वो क्या है, इट इज लेमड़ा. ई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिला था हमको वहां पे, लेमड़ा. मतलब कि हमारा जो पैरामीटर है वही एक्चुअली हमारी मीन वैल्यू है. तो इसका मतलब यहां पर डायरेक्टली हमको क्या दिया गया है कि हमारा मीन वैल्यू जो है वो क्या है, लेमड़ा इक्वल टू 1.8. तो यहां पर हमारा लेमड़ा क्या हो जाएगा, 1.8. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पॉइसन का जनरल फॉर्मूला है उसमें हम लोग लेमड़ा इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1.8. तो हमारा पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला अभी क्या बना, इट इज ई पावर माइनस 1.8 इंटू 1.8 पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, वेर x विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और वो कहां तक जाएगा वो तो भगवान जाने, जितने ट्रायल्स होंगे वहां तक जा सकता है, राइट. सो x जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बस इतना हमको पता है. अभी इस फॉर्मूला को यूज करके 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज p ऑफ x ग्रेटर देन 1. अब x ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, हमको एक से ज्यादा सक्सेस मिले उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. एक से ज्यादा मतलब कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, राइट. p ऑफ 2 देन p ऑफ 3 देन p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5. कहां तक जाएंगे यार, क्योंकि यहां तो x का वैल्यू हमको पता ही नहीं है ना कहां तक एंड हो रहा है वो. तो जब भी x ग्रेटर देन 1 इस तरह का कोई डेटा होगा ना तब हमको ये दिक्कत हो जाएगा कि एंडिंग कहां पर होगा वो हमको पता नहीं रहेगा. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे कि p ऑफ x ग्रेटर देन 1 जो है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 में. क्योंकि हमको एक चीज पता है कि x जो है उसकी सारी वैल्यूज के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी का टोटल करेंगे तो वो टोटल क्या हो जाएगा, 1. अब 2 से लेके ये बाकी सारी वैल्यू का टोटल हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी का, जो हमको पता नहीं है कि कहां तक जा रहा है. तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा ये जो बाकी की 2 वैल्यू बच गई हैं वो तो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि 2 ही वैल्यू है. तो वो 2 वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करके उसको हम लोग 1 से माइनस कर देंगे.
तो उससे क्या हो जाएगा कि बाकी का जो टोटल है वो हमको मिल जाएगा जो हमको चाहिए। तो जब भी ग्रेटर देन वाला केस होगा तो उसको हम लोग 1 - के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। सो ये हमारा अप्रोच रहेगा पहले क्वेश्चन के लिए। फिर दूसरे क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें तो क्लियरली बोला है हमको x = 5। तो उस केस में तो हमको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला में x = 5 हमको सब्स्टिट्यूट कर देना है बस, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो, विल गेट द आंसर। और तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, P(0 <x <5) बोला गया है। अब इसमें सिर्फ लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो हम दोनों बाउंड्री वाले पॉइंट भी लेते, बट क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है तो 0 से 5 के बीच में जितने भी नंबर है उन सब की प्रोबेबिलिटी को हमें ऐड करना है। मतलब कि P(1) + P(2) + P(3) + P(4), मतलब 4 वैल्यू कैलकुलेट करके फिर उसको हमें ऐड कर देना है। तो चलो तीनों क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हमको पता है। अब तीनों के कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आंसर क्या मिलता है। सबसे पहले P(x) > 1। वैसे अगर आप लोगों को लगे कि क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर है कि कैलकुलेशन क्या करना है वो भी अगर आपको क्लियर है, तो पेन और पेपर साथ में लेके बैठो और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके जो भी आपको आंसर मिलता है यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स। फिर जो भी सॉल्यूशन स्क्रीन पे दिखाई दे हम फिर आंसर वेरीफाई कर लेंगे। तो अगर आपको क्लियर है कि क्या करना है तो मेरा वेट मत करो, आप लोग खुद से एक बार कैलकुलेशन ट्राई कर लो। तो अगर आपका आंसर मैच हो जाता है देन वी कैन, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उससे बढ़ जाएगा इफ योर आंसर इज मैचिंग विद द करेक्ट आंसर। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हियर x > 1 जो है उसको हम कैसे डील करेंगे, एज आई टोल्ड यू इट इज 1 - P of x < 1। नाउ x < 1 में दो वैल्यू आएंगे, x = 0 एंड x = 1। तो अभी हमको क्या करना है, 0 और 1 की वैल्यू हमको निकालनी है फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला में, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, फिर उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद x = 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको भी कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों वैल्यू को हम लोग ऐड कर देंगे। और दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद जो भी एडिशन है उसको हम लोग 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 से माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू हमको मिलेगा दैट विल बी योर आंसर। सो आई थिंक लास्ट लाइन यहां पर विजिबल नहीं हो रहा, सो लेट मी राइट दैट आंसर हियर। इसका जो आंसर है दैट इज 0.5372। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 0.5372 एंड आई थिंक भाविशा ने ऑलरेडी ये आंसर पोस्ट किया हुआ है चैट बॉक्स में। सो भाविशा योर आंसर इज करेक्ट। पहले क्वेश्चन का आंसर है 0.5372। नाउ सिमिलरली लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो काफी सिंपल सा है, हमको सिर्फ फॉर्मूला में x = 5 सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन वी जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैसे होगा उसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि उसका अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो एग्जाम में कैलकुलेशन में टाइम आपका बहुत ज्यादा जाएगा। जितना आप लोग ज्यादा कैलकुलेटर यूज करोगे उतना ही आपका ग्रिप आता जाएगा कैलकुलेशन पे। तो इसलिए इट्स एडवाइजेबल कि आप लोग भी साथ में कैलकुलेशन करते जाओ, जो भी आपको आंसर मिले यू मैच योर आंसर विद द ऑन स्क्रीन आंसर। सो x = 5 के लिए अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे देन द आंसर इज 0.026। सो आई थिंक 0.026 काफी सारे लोगों ने पोस्ट किया है, सो दैट्स करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। सिमिलरली नाउ फॉर द थर्ड वन। तो थर्ड वन में हमको क्या कैलकुलेट करना है, P of 0 < x < 5। तो उसमें हम लोगों को 0 और 5 के बीच के चार वैल्यू, मतलब कि 1 2 3 4, चारों के लिए 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर चारों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो उसके लिए आपको 4 बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूला में x = 1 डालो, P of 1 मिलेगा, फिर x = 2 डालो, P of 2 मिलेगा, देन 3 एंड देन 4। ये एक ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि P of 1 तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है क्वेश्चन 1 में,
तो पी ऑफ वन की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, तो आप लोग इसमें रेकरेंस रिलेशन भी यूज कर सकते हो। लेमड़ा का वैल्यू आपको पता है कि 1.8 है, तो रेकरेंस रिलेशन यूज करके करोगे तो भी चलेगा, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेटर यूज करो तो भी चलेगा। बट चारों वैल्यू कैलकुलेट करके हमको क्या करना है, उसको ऐड करना है, और फाइनली चारों का जो टोटल है वो हमको मिल जाएगा 0.7983। सो आई थिंक काफी लोगों ने आंसर पोस्ट किए हैं, जिसमें से मोहित ने थर्ड क्वेश्चन का आंसर पोस्ट किया हुआ है, इट इज 0.7982। यस, सो इट इज करेक्ट आंसर मोहित। सो ये आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 1। नाउ सिमिलरली इन दिस सेकंड एग्जांपल, अगर आप लोगों को लगे कि इंस्ट्रक्शन काफी क्लियर है, देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दैट एग्जांपल, और जो भी आंसर आप लोगों को मिले यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स, डोंट वेट फॉर मी, आप लोग स्टार्ट करना। सो दिस इज योर सेकंड एग्जांपल। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? इसमें भी हमको क्लियरली बोला गया है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है। देन डेटा क्या है, that p of x equal to 1 is equal to p of x equal to 2। मतलब कि ये दोनों जो वैल्यू हैं, मतलब 1 की प्रोबेबिलिटी और 2 की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों की वैल्यू सेम है। और फिर हमको क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, क्वेश्चन में हमको सबसे पहले तो मीन का वैल्यू बताना है डिस्ट्रीब्यूशन का, देन वी नीड टू गिव द वैल्यू ऑफ p of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड थर्ड वन इज p of 1 लेस देन x लेस देन 4। अब मीन तो हमको पता ही है कि मीन मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूशन का, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मतलब लेमड़ा। तो अगर हमारा लेमड़ा मिल जाता है तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो बाय डिफॉल्ट हमको मिल गया, और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी फॉर्मूला से इजीली हो जाएगा अगर हमारे पास फॉर्मूला मिल जाता है। तो सबसे पहला टास्क यहां पर ये है कि हमको लेमड़ा का वैल्यू निकालना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको लेमड़ा दिया हुआ था, वैसे यहां पर नहीं है, यहां पर हमको कुछ डेटा दिया है, तो वो डेटा यूज करके हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है लेमड़ा का। अब वो डेटा कौन सा है, डेटा हमारे पास है p ऑफ 1 इज इक्वल टू p ऑफ 2। तो p ऑफ 1 इक्वल टू p ऑफ 2 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी और x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी। तो p ऑफ 1 हमको क्या मिलेगा फॉर्मूला से, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है p ऑफ x का। इसमें अगर मैं x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा वैल्यू क्या बनेगा, e पावर माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली p ऑफ 2 के लिए क्या बनेगा, e पावर माइनस लेमड़ा इंटू लेमड़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब जो भी कॉमन चीजें हैं उसको कैंसिल कर दो, e पावर माइनस लेमड़ा विल गेट कैंसिल, तो इसमें सिर्फ लेमड़ा वाले टर्म बचेंगे। अगर वो लेमड़ा वाले टर्म को सिंप्लीफाई करो तो इसमें एक इक्वेशन बनेगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस 2 लेमड़ा इक्वल टू 0। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं लेमड़ा कॉमन लेके, तो लेमड़ा की दो वैल्यू हुई, लेमड़ा इक्वल टू 0 एंड लेमड़ा इज इक्वल टू 2। नाउ लेमड़ा इक्वल टू 0 जो है दैट्स नॉट पॉसिबल, तो इसमें लेमड़ा के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज लेमड़ा इक्वल टू 2। बट यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है आप सब लोगों से, वाई लेमड़ा कैन नॉट बी 0, ये लेमड़ा 0 क्यों नहीं हो सकता? व्हाट डू यू थिंक? एनीवन कैन आंसर, यू कैन अनम्यूट माइक एंड आंसर। क्या लगता है कि यहां पर लेमड़ा का वैल्यू जो है वो 0 क्यों नहीं हो सकता? वाई इट हैज टू बी नॉन 0? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज आंसर। जो भी लॉजिक आपके दिमाग में आ रहा हो यू कैन आंसर। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर करेक्ट हो, अगर गलत भी होता है दैट्स फाइन, आई विल करेक्ट इट। बट जो भी लॉजिक दिमाग में आ रहा है शेयर करो। एनीवन? चलो आप लोग वैसे बिना पूछे तो बताते नहीं हो, लेट मी आस्क समवन। मोहित, मोहित एम आई ऑडिबल टू यू? मोहित आर यू देयर? Yes, sir. मोहित, क्या लगता है ये लेमड़ा का वैल्यू Yes, sir. क्यों नहीं हो सकता? सर अगर लेमड़ा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी ना। यस, तो और
इससे भी जस्टिफाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में होनी चाहिए ना। हाँ, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। वैसे प्रोबेबिलिटी 0 तो हो सकती है, 0 कब होगी, जब इम्पॉसिबल इवेंट हो। बट अगर पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला ही अगर 0 हो जाता है तो फिर ये फॉर्मूला किसी काम का ही नहीं रहेगा, राइट। सो यस दो सर। दो तरह से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। पहला तो जैसे अभी मोहित ने बोला कि अगर लेमड़ा इक्वल टू 0 मैंने अगर इस फॉर्मूला में डाला तो पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स हो जाएगा 0। फिर तो एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, हर एक एक्स के लिए एक ही आंसर मिलेगा हमको, 0, राइट। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, दैट मींस लेमड़ा 0 लेना सूटेबल नहीं रहेगा इस फॉर्मूला के लिए। दूसरा ये भी देखो कि लेमड़ा का फॉर्मूला क्या है, इट इज एन इंटू पी। अब एन तो हमको पता है कि नंबर ऑफ ट्रायल, इट इज वेरी लार्ज नंबर, तो वो तो 0 होने से रहा, वो तो 0 नहीं हो सकता। दूसरा वैल्यू है पी। अब पी जो है वो है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, बट वो कभी 0 तो नहीं होगी, क्योंकि अगर वो 0 हो गई तो क्या होगा कि एक भी बार हमको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर p इक्वल टू 0 है तो एक भी बार सक्सेस आने के चांसेस ही नहीं है। तो सोचो ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारे किस काम का जिसमें एक भी बार सक्सेस ना मिले, राइट। ऐसा एक्सपेरिमेंट तो हमारे किसी काम का ही नहीं ना, इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। सो p इक्वल टू 0 जो है इट इज वर्थलेस केस, वो हमारे किसी काम का नहीं है। दैट मीन्स p का वैल्यू जो है वो भले ही काफी छोटा हो बट इट हैज टू बी नॉन जीरो वैल्यू। तो इसका मतलब n इंटू पी जो है वो नॉन जीरो वैल्यू ही मिलेगा, इवन वो नेगेटिव भी नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल है और p प्रोबेबिलिटी है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो कभी नेगेटिव मिलने के भी चांस नहीं है। लेमड़ा का वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव ही रहेगा, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। वो ना तो कभी 0 होगा ना तो कभी नेगेटिव होगा, राइट। सो चलो ये चीज काफी क्लियर है कि लेमड़ा क्यों 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब लेमड़ा के लिए एक ही चांस है, लेमड़ा विल बी 2। तो एक बार लेमड़ा मिल गया इसका मतलब हमारा काम काफी आसान है, फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया, राइट। दिस इज माय फॉर्मूला नाउ, e पावर माइनस 2 इंटू टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल, राइट। अभी सबसे पहला क्वेश्चन था कि मीन, तो मीन तो हमको पता ही है कि जो लेमड़ा है वही हमारा मीन वैल्यू है, तो मीन का आंसर तो हो गया 2, राइट। अभी उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब भी ग्रेटर देन की बात होगी ना हमको 1 माइनस वाले फॉर्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर देन में हमको पता नहीं रहेगा कि स्टॉप कहां पर करना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन 1, क्योंकि इक्वल टू 1 तो ऑलरेडी कंसिडर हो गया है लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेस देन 1 में एक्स के कितने वैल्यू आते हैं, लेस देन 1 में सिर्फ एक ही वैल्यू आता है एक्स का, वो है 0, एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर हमें क्या निकालना है, 1 माइनस पी ऑफ 0। तो सबसे पहले पी ऑफ 0 फॉर्मूला से निकाल लो, एक्स इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके, और वो जो भी वैल्यू मिलेगा उसको 1 से माइनस कर दो, तो वो हमारा एक्स ग्रेटर देन और 1 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो आंसर है इट इज 0.8647। तो काफी सारे लोगों ने 0.8647 आंसर चैट बॉक्स में पोस्ट करके रखा है, सो दैट्स करेक्ट आंसर, इट इज 0.8647। एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड क्वेश्चन में हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसका, 1 लेस देन एक्स लेस देन 4 का। अब क्योंकि इसमें भी लेस देन इक्वल टू नहीं है तो बाउंड्री के पॉइंट नहीं लेने हमको, सिर्फ बीच के पॉइंट लेने हैं 1 और 4 के बीच में। 1 और 4 के बीच में कितने पॉइंट आएंगे, सिर्फ 2, 2 एंड 3। तो हम लोग क्या करेंगे, P ऑफ 2 और P ऑफ 3 निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करने से जो आंसर मिलेगा, अगर आंसर विजिबल नहीं हो रहा तो मैं यहां पर अलग से लिख के दे रहा हूं, द आंसर इज 0.4511। सो आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन इज 0.4511। तो आई थिंक मोहित का आंसर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है थर्ड क्वेश्चन का। मोहित तुम्हारा आंसर 0.337 है, आई थिंक ये करेक्ट नहीं दिख रहा, एक बार फिर से अपना कैलकुलेशन चेक कर लो। बाकी लोगों का आंसर करेक्ट है 0.451, दैट लुक्स करेक्ट। राइट, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो
I think it's already 11:25, so time is about to finish. So I think third example तो खत्म नहीं हो पाएगा. So we'll conclude the session here. वैसे भी आज के सेशन के लिए काफी हो गया, बिकॉज काफी ज्यादा थ्योरी पार्ट हम लोगों ने आज डिस्कस किया है. सो आज थर्ड एग्जाम्पल नहीं देखेंगे. थर्ड एग्जाम्पल ऑनवर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, मतलब कि कल. तो कुल 6 एग्जाम्पल्स हैं पीपीटी में, तो बाकी के 4 एग्जाम्पल हम लोग कल डिस्कस करेंगे. आफ्टर फिनिशिंग दैट आई विल गिव यू वन प्रैक्टिस सेशन. प्रैक्टिस सेशन में भी 6 एग्जाम्पल्स होंगे, वो हम लोग कल प्रैक्टिस सेशन पूरा सॉल्व करेंगे साथ में मिलके. राइट, उसके बाद फाइनली हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे अगर टाइम बचता है तो. सो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे. सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ.